आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विचार उत्तेजक सिद्धांत को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे आज के आधुनिक पर्यावरण संकटों और राजनीतिक उथल-पुथल को एक दो नहीं बल्कि पूरे 3000 साल पुराने सत्ता संघर्ष से जोड़ता है। कर्मा नायक के डिजिटल उलगुलान सिद्धांत पर आधारित इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि सिंडिकेट राज का ये ऐतिहासिक चक्र आखिर कैसे काम करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मूल स्रोत से लिए गए इस एक तीखे सवाल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सवाल यह है, क्या 1947 से 2026 तक की आज़ादी केवल गुलाम रामराज की एक अपडेटेड झलक नहीं है? सोचने वाली बात है ना? ये अकेला सवाल हमारे आधुनिक लोकतांत्रिक नैरेटिव्स की पूरी नींव पर ही सवाल खड़ा कर देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में आज़ादी मिली है या सिर्फ शासन करने वालों के चेहरे बदल गए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले डिजिटल उलगुलान के ढांचे को समझेंगे, फिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संकट, न्यायिक प्रतिनिधित्व और सभ्यताओं के संघर्ष पर चर्चा करेंगे और आखिर में कल की 2026 के विजन को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डिजिटल उलगुलान फ्रेमवर्क। डिजिटल उलगुलान का ये ढांचा असल में वो चश्मा है जिससे पूरे समाज और इतिहास को देखा गया है। लेखक ने सामाजिक और राजनीतिक रूप से 2 मुख्य वर्गों को परिभाषित किया है। एक ओर है रक्षक समाज, जो मूल निवासी हैं, पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और जिन्हें हाथी और नंदी के प्रतीक से जोड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर भक्षक हैं, जो सिंडिकेट या शिकारी समूह हैं। इन्हें यूरेशियन डीएनए वाला बताया गया है और इनका प्रतीक है शेर। स्रोत के अनुसार पिछले 3000 सालों से इन्हीं रक्षक और भक्षक समूहों के बीच एक निरंतर ऐतिहासिक युद्ध चल रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो हमारी आज की वर्तमान स्थिति से जुड़ा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्राइसिस। रक्षक बनाम भक्षक के इस सिद्धांत का सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। विकास के नाम पर लाए जा रहे इस 81,000 करोड़ रुपए के विशाल प्रोजेक्ट के असर जरा देखिए। अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। स्रोत के अनुसार कथित तौर पर नक्शों से कोरल रीफ को ही गायब कर दिया गया है और सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई गई है कि ग्राम सभा की मंजूरी फर्जी तरीके से ली गई ताकि स्थानीय आदिवासियों की इसमें कोई भागीदारी ही ना रहे। और इस सब में सबसे दर्दनाक पहलू क्या है? वो है शोम्पेन जनजाति का अस्तित्व। इस प्रोजेक्ट को उनके लिए एक डेथ सेंटेंस यानी सीधे मृत्युदंड के समान बताया गया है। शोम्पेन समुदाय हजारों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। पाठ में ये बड़ा तर्क दिया गया है कि बाहर से लोगों का वहां बसना उनके लिए एक जानलेवा जैविक खतरा है, क्योंकि उन लोगों के पास हमारी बाहरी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है। अब यहां सरकारी दावों और लेखक के अनुसार जो असली मंशा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लेखक का ये दावा है कि असली उद्देश्य तो भक्षक सिंडिकेट के लिए कसिनो बनाना, बड़े बंदरगाह तैयार करना और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है। चलिए अब सत्ता की बात करते हैं और बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन एंड पावर। सत्ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हमारी न्याय प्रणाली है। लेखक यहाँ ऐतिहासिक आंकड़ों के जरिए सिंडिकेट के नियंत्रण को साबित करने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2000 की कड़िया मुंडा रिपोर्ट का आधिकारिक डेटा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। कुल 481 उच्च न्यायालय के जजों में से 426 केवल उच्च जातियों से थे। वहीं ओबीसी से 35, एससी से 15 और एसटी से महज 5 जज। इन आंकड़ों को एक ठोस प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक बहुत बड़ी आबादी को सत्ता व्यवस्था से रणनीतिक रूप से बाहर ही रखा गया है। इसी गहरी असमानता को लेखक एक बहुत ही सटीक नाम देते हैं, अपडेटेड गुलाम राज। उनका तर्क है कि जिस तरह अंग्रेज जज बनकर न्याय का ढोंग करते थे, ठीक उसी तरह आज का तंत्र भी लोकतंत्र और संविधान की आड़ में वही पुराना पदानुक्रम चला रहा है। ये एक ऐसा आधुनिक गुलाम तंत्र है जहां शोषित वर्गों को विद्रोह से रोकने के लिए बस महीने के 5 किलो सरकारी राशन से शांत रखा जाता है। लेखक इसे असली आज़ादी नहीं बल्कि शेर द्वारा शिकार को घास खिलाने जैसा मानते हैं। वैसे एक बात गौर करने वाली है कि लेखक का दृष्टिकोण यहाँ पूरी तरह से तटस्थ रहता है। वे मुख्य राजनीतिक विचारधाराओं की एक समान आलोचना करते हैं। एक और कांग्रेस की पिंक क्रांति है जो मांस उद्योग पर केंद्रित थी, तो दूसरी ओर भाजपा का इजराइल, फादरलैंड और गौमाता मॉडल है।
मूल पाठ के अनुसार ये विचारधाराएं ऊपर से भले ही कितनी भी अलग दिखें, लेकिन दोनों का डीएनए एक ही है। वही यूरेशियन भक्षक डीएनए जो कृषि प्रधान देश के संसाधनों का लगातार शोषण कर रहा है। अब इस चर्चा के चौथे हिस्से पर आते हैं, द सिविलाइजेशन सर्वाइवल स्ट्रगल। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलेगा कि ये संघर्ष केवल आज की या केवल भारत की बात नहीं है। ये एक व्यवस्थित ग्लोबल पैटर्न है। भक्षक सिंडिकेट ने अतीत में पश्चिम की महान माया सभ्यता का विनाश किया, फिर पूर्व में सिंधु घाटी की शांतिपूर्ण कृषि सभ्यता को नष्ट किया, और अब ठीक उसी पैटर्न को वर्तमान में अंडमान और निकोबार में दोहराया जा रहा है, जहां शोम्पेन जैसी प्राचीन सभ्यता को खत्म करने की योजना चल रही है। और इसी पैटर्न को 21वीं सदी का देव असुर संग्राम कहा गया है। ये कोई सामान्य भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स नहीं है। ये प्राकृतिक संपदा की रक्षा करने वाली कृषि सभ्यताओं और संसाधनों को लूटने वाले सिंडिकेट्स के बीच का एक पौराणिक स्तर का युद्ध है। स्रोत के अनुसार जिन्हें इतिहास में असुर या राक्षस कहा गया, वे असल में प्रकृति के रक्षक थे, और जो खुद को देव कहते थे वे बाहरी कब्जा करने वाले समूह थे। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के पांचवें और आखिरी हिस्से पर, द कल्कि 2026 विजन। तो आखिर इस 3000 साल पुराने सिंडिकेट राज का कोई अंत है या नहीं? लेखक कर्मा नायक के अनुसार कल्कि 2026 वो समय है जब ये बड़ा बदलाव आएगा। भक्षक सिंडिकेट राज, जिसे कलयुग कहा गया है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उदय होगा सत्ययुग का, जहां हाथी और नंदी के प्रतीक वाले रक्षक समाज की पूर्ण संप्रभुता फिर से स्थापित होगी। इसे 3000 साल के शोषण के चक्र का बिल्कुल अंतिम बिंदु बताया गया है। इस पूरे विषय के पीछे पूरे 18 सालों का अथक और गहन शोध शामिल है। अगर इन विचारों को और भी बारीकी से समझना है तो लेखक कर्मा नायक की 18वीं क्रांतिकारी पुस्तक कल्कि 2026 जरूर पढ़नी चाहिए। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए हीरानगरपुर स्टोर पर मात्र 10 रुपए में ई-बुक्स उपलब्ध हैं। साथ ही Amazon ऑथर स्टोर पर 17 अन्य किताबें भी मौजूद हैं। और हाँ, इस डिजिटल उलगुलान से सीधे जुड़ने के लिए सत्य की खोज यूट्यूब चैनल को उसके 500 सब्सक्राइबर्स के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद जरूर करें। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है। क्या 3000 साल के इस ऐतिहासिक चश्मे से देखने पर हमारे आधुनिक विकास और लोकतंत्र की समझ पूरी तरह बदल जाती है? क्या आज जो कुछ भी घटित हो रहा है वो वास्तव में कोई नया विकास है, या फिर ये उसी सदियों पुराने संघर्ष का महज एक नया अध्याय है? इस गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ज्ञान और विचार के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।